कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा लाइव शेड्यूलिंग था एक्सपर्ट ओपिनियन पर एक्सक्लूसिवली। किसी टेक्निकल वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाया। मैंने सोचा मैं अपने इसी विषय को अपलोड करती हूँ। एक्सक्लूसिव विषय है हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन। आपके बहुत सारे प्रश्न हमको मिलते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर ही मैं अपना अगला अपलोड शेड्यूल करती हूँ। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक पार्ट हम लाइव कर चुके हैं और उसमें मैंने केवल इतना बताया था कि कंज्यूमर आप कैसे बनते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के लिए, और दूसरा कंज्यूमर बनने के लिए और मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं और कब मेडिकल नेग्लिजेंस होती है। अब नेक्स्ट इशू मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन पर एक्सक्लूसिवली था। मेडिकल नेग्लिजेंस में एक्सपर्ट ओपिनियन क्या आवश्यक है, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं कि क्यों ज़रूरी है मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करना। क्योंकि समस्या ये भी होती है कि एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर से ही लेनी पड़ेगी और एक डॉक्टर अपने फेलो डॉक्टर के अगेंस्ट मेडिकल रिपोर्ट देने से हिचकिचाता है। ये एक समस्या है और जानते हैं। अब हम चलेंगे पीछे 1965 में जो पहला केस था वी शांता वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें सारी बातें आई थी और एक्सपर्ट ओपिनियन की बात भी उसी में कही गई थी। ये कहा गया था कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में एक्सपर्ट ओपिनियन कोर्ट ले सकता है। साथ में एक और बात भी बताई थी कि रेस इप्सा लिक्वेटर, ये भी एक टर्म है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि यदि कोई चीज़ सामने दिखाई देती है और इवेंट्स और इंसिडेंट्स और फैक्ट्स अपने आप उस बात को प्रूव करते हैं, उसमें मेडिकल की आवश्यकता नहीं होती। ये दो बातें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता के केस में 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। उसके बाद जे मर्चेंट केस में फिर ये प्रश्न उठा था कि मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को कंज्यूमर कोर्ट्स में नहीं सुना जाना चाहिए क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो मेडिकल लाइन के एक्सपर्ट नहीं होते। इसके जवाब में भी जे मर्चेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक्सपर्ट ओपिनियन जब ले सकते हैं, जब कंज्यूमर कोर्ट्स को ये सारी इजाज़त है और ये सारी पावर्स हैं कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक जज तो एक ही सब्जेक्ट का पारंगत हो सकता है। इस तरह से कोई भी कोर्ट काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी रेफरेंस आया था एक्सपर्ट ओपिनियन का। हम उन सारी जजमेंट्स के रेफर इसलिए कर रहे हैं कि कैसे कैसे कब कब एक्सपर्ट ओपिनियन की बात आई थी। इसके बाद फिर 2005 में जैकोब मैथ्यू के केस में फिर एक्सपर्ट ओपिनियन की बात आई। इसमें 3 जजेस की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी। उसमें ये कहा गया था कि यदि आवश्यक हो तो कोर्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन भी मंगवा सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस केस में थोड़ी सी ऑप्शन दे दी गई थी कि अगर आवश्यक हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाई जा सकती है। मीनिंग देयर बाय कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता ना हो। ये यहाँ तक आते आते तो एक्सपर्ट ओपिनियन के होने ना होने, बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं, ये सारी बातें हुई। किंतु 2009 में एक बड़ा ही ड्रास्टिक केस सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने किया था। मार्टिन डिसूजा का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन में ये ना कहा जाए कि डॉक्टर्स की कोई गलती है, तब तक डॉक्टर्स को नोटिस ना दिया जाए। मीनिंग देयर बाय कि एक्सपर्ट ओपिनियन पहले ली जाए, केस फाइल करने से भी पहले ली जाए और उसमें कहीं शक शुबा हो कि डॉक्टर की कोई गलती है, तब जाकर कोर्ट उस डॉक्टर को नोटिस कर सकता है। अदरवाइज क्या, देयर इज नो केस। ये ऐसा केस था जिसमें बहुत हड़कंप मच गया, बहुत चर्चा हुई और इसको बहुत लोगों ने नकारा भी। इस जजमेंट के अनुसार तो केवल डॉक्टर ही तय कर लेंगे कि दूसरा डॉक्टर नेग्लिजेंट है या नहीं, कोर्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं। और उसी वर्ष 2009 में ही
सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जजेस की बेंच का ऑर्डर आया मलय कुमार गांगुली के केस में, जिसमें ये कहा कि एक्सपर्ट ओपिनियन केवल एडवाइजरी होती है, इट्स नॉट अ डिसीजन, और ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट उसकी हर चीज़ को माने या उसका निर्णय उसके आधार पर हो। मैं इस बारे में डिस्कशन आगे अगले पॉइंट में करूँगी कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कितना प्रभावित करती हैं ये एक्सपर्ट ओपिनियंस कोर्ट को, और कहाँ प्रभावित करती है, कहाँ कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये मलय कुमार गांगुली के केस में ये एडवाइजरी वाली बात हुई, और एकदम तुरंत बाद 2010 में ही फिर निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक केस आया जिसमें सारी ही बात बदल दी गई। इसमें रेफरेंस दिया गया जैकब मैथ्यू के 2005 के केस को, और ये पिन पॉइंट किया गया कि जैकब मैथ्यू के केस में 3 जजेस की बेंच थी। जब जजेस अधिक होते हैं किसी बेंच में तो उसके ऑर्डर को माना जाता है, छोटी बेंच के ऑर्डर को सुपरसीड करती है बड़ी बेंच का ऑर्डर। तो इसमें भी यही हुआ, जैकब मैथ्यू के उस केस का रेफरेंस दिया गया जिसमें ये कहा गया यदि आवश्यक हो तो कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन मंगा सकते हैं। अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई। निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये क्लियर कर दिया गया कि हमको यदि मानना है तो जैकब मैथ्यू के केस को ही मानना है कि एक्सपर्ट ओपिनियन आवश्यक नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया कि एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी नहीं है, आवश्यक हो तो कोर्ट मंगवा सकता है एक्सपर्ट ओपिनियन, और आवश्यक ना हो तो बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। और यदि आवश्यक हो तो हम आपको ये भी बता दें, कोर्ट 1 से अधिक एक्सपर्ट ओपिनियन भी मंगा सकते हैं। कंप्लेनेंट अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी ला सकता है, ऑपोजिट पार्टी भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन ला सकती है, कोर्ट भी अपनी तीसरी एक्सपर्ट ओपिनियन भी मंगा सकता है। ये प्रैक्टिस है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन आवश्यक है या नहीं, इस बात पे हमने चर्चा की। दूसरा प्रश्न ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त कैसे की जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में कंज्यूमर्स को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि कभी कभी तो आपके फैक्ट्स ही एक्सपर्ट ओपिनियन बना देते हैं। जैसे आपने किसी एक डॉक्टर से इलाज शुरू किया, इलाज आपको नहीं लग रहा, आपको लगा कि कहीं रॉन्ग डायग्नोसिस तो ना हो, आपने लैब से दोबारा टेस्ट कराया, एक्सरे दोबारा कराया और दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया। दूसरे डॉक्टर ने डायग्नोसिस डिफरेंट किया, ये माना कि पहले वाला जो इलाज चल रहा था वो ठीक नहीं था क्योंकि डायग्नोसिस ही गलत था, और दूसरे डॉक्टर ने जब इलाज शुरू किया डिफरेंट डायग्नोसिस से तो वो इलाज लगा और पेशेंट ठीक हो गया। तो ये 2 इवेंट्स जो हैं ये अपने आप में एक्सपर्ट ओपिनियन बनाते हैं, ये ओपिनियन बनाते हैं कि क्या हुआ था पर्टिकुलर केस में, और उसके बाद आप तीसरी ओपिनियन भी ले सकते हैं या ना लें तो कोर्ट के सामने आ सकते हैं। ये दोनों स्थितियां सामने रखकर कि पहले डायग्नोसिस गलत हुआ था, टेस्ट रिपोर्ट दोबारा ली गई, एक्सरे दोबारा लिए गए, उसके अकॉर्डिंग दूसरे डॉक्टर ने ओपिनियन बदली और हमारा इलाज ठीक हुआ। तो ये भी अपने आप में एक एक्सपर्ट ओपिनियन का काम कर सकती है। दूसरा, जैसे मैंने आपका पहले बताया वी शांता के केस में रेस इप्सा ल्यूकेटर, ये भी एक क्लॉज है कि अगर फैक्ट्स अपने आप बोलते हैं, इवेंट्स अपने आप प्रूव करती हैं कि देयर वाज सम नेग्लिजेंस। लाइकवाइज जैसे एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान बाहर की कोई चीज़, कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स या सर्जिकल इक्विपमेंट्स या कोई रुई का फाया, पट्टियाँ या इस तरह की कोई भी चीज़, कैंची, कोई भी चीज़ बॉडी में गलती से छूट गई, स्टिच हो गया और फिर उसने आपको तकलीफ दी, दोबारा किसी डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन किया गया और वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स जो हैं या सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो बाहर निकाले गए और आपको राहत मिली, तो इसमें फैक्ट्स अपने आप बोलते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस थी। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट कि जब स्थितियाँ ऐसी हों, सिचुएशंस ऐसी हों, इवेंट्स ऐसे हों जिससे ये प्रूव हो जाए कि मेडिकल नेग्लिजेंस है, तो इन दैट केस आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता नहीं होती। अब अगला पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन
का कितना प्रभाव पड़ता है कोर्ट के निर्णय पे। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें, एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसको कोर्ट भी ऑब्टेन करता है। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि कोर्ट से कैसे, कोर्ट जब आपको कोई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलती तो आप कोर्ट के थ्रू कैसे एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट में जब आप लगाएंगे तो आप ये कहकर कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, कोर्ट ही ऑब्टेन करें, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो होते हैं, आपकी केस हिस्ट्री, आपकी डिस्चार्ज समरी और आपके जितने भी लैब टेस्ट वगैरह, एक्सरे वगैरह हैं, सारे लगाकर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजा जाता है जिससे रिलेटेड आपका केस है। उस डिपार्टमेंट के जज डॉक्टर्स मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के सामने ये रखा जाता है, कमेटी की बैठक होती है, वो जांचते परखते हैं कि एक्चुअली ये डायग्नोसिस क्या होना चाहिए और इसका इलाज क्या होना चाहिए। अगर वो डायग्नोसिस की अपनी ओपिनियन डॉक्टर्स पे ही देते हैं तो कोर्ट देख लेगा कि उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली इस फैक्ट में ट्रीटमेंट हुआ या नहीं। ये एक्चुअली करेक्ट मेथड है। कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे ऑब्टेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिस्क्रिप्शन कोर्ट की होती है कि वो सारी चीज़ों को देखे, क्लिनिक का या डॉक्टर्स का बिहेवियर था, क्या उन्होंने छुपाया, क्या उन्होंने बताया, कैसे ट्रीटमेंट किया, जो डायग्नोसिस थे उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया या नहीं, ये सारी चीज़ें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट देखेगा और अपने एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। अब इसी के साथ जुड़ती हुई बात है कि कितना प्रभावित करती हैं ये रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट कर दें कि प्रभाव तो होगा ही, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन डॉक्टर्स के होते हैं और डॉक्टर्स ही जानते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। किंतु बहुत सारी और बातें भी होती हैं, जैसे डॉक्टर्स का बिहेवियर क्या रहा, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के पेपर्स भी आधे अधूरे दिए, पूरे नहीं दिए, डिस्चार्ज समरी में कुछ और लिखा था और एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो वो नोटिंग थी वो कुछ और थी। इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है और फिर निष्कर्ष करते समय जो कोर्ट को देखना आता है वो ये देखना होता है कि डॉक्टर ने 3 स्टेप्स को फॉलो किया कि नहीं। पहला स्टेप, पेशेंट को एडमिट करते समय ये जांच की कि उसके पास बेड्स थे, एक्सपर्ट्स थे, ठीक उसी एरिया का एक्सपर्ट चाहिए। आप फिजिशियन को हार्ट सर्जरी करने के लिए नहीं दे देंगे। ये सारी चीज़ें देखने की होती है। एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ साथ ये चीज़ें भी मायना रखती हैं। फिर आपने कोताही की, कोई उनको रिपोर्ट देने में दिक्कत की, या आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके इक्विपमेंट्स प्रॉपरली थे, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन सारी चीज़ों की सारी व्यवस्था प्रॉपरली की गई थी। ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। इम्पैक्ट तो करती हैं, किंतु कभी कभी एक एक्सपर्ट ओपिनियन ही काम नहीं करती। कोर्ट चाहे तो दूसरे ओपिनियन भी मंगा सकता है और 2-3 ओपिनियंस को मंगाकर भी अपना निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कोर्ट। इसलिए प्रभावित तो करती हैं बट एक्सक्लूसिव नहीं होती। अगर एक्सक्लूसिव हो तो कोर्ट की तो आवश्यकता नहीं, डॉक्टर ही डॉक्टर के अगेंस्ट जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं, फेवर में या अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं होता। दूसरा एक और इशू है मेडिकल लिटरेचर का। मेडिकल लिटरेचर में भी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि हमने तो इतना अच्छा लिटरेचर लगा के दिया था, उसको तो कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें लिटरेचर में भी क्या अंतर होता है। एक लिटरेचर वो होता है जो डॉक्टर्स अपना रिसर्च करते रहते हैं, ओपिनियन देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और फ्लोट करते रहते हैं। वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे होते हैं, उनको अभी एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स नहीं माना जा सकता। और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो मेडिकल साइंस में एक्सेप्ट कर ली गई होती हैं, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं, उसी लिटरेचर को कोर्ट कंसीडर कर सकता है। आपकी अपनी ओपिनियन, किसी डॉक्टर की अपनी ओपिनियन जो भी एस्टैब्लिश्ड ही नहीं, जिसको अभी मान्यता नहीं मिली है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो कोर्ट कंसीडर करते हैं, बट कैसे लिटरेचर को कंसीडर करते हैं ये हम अभी आपको बताया। तो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में जितने भी इशू हो सकते हैं आज हमने आपको स्पष्ट किए। हम अगली बार चलेंगे एक नए इशू के साथ, और मेरा नया इशू ये होगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी भी डॉक्टर्स को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में पार्टी बनकर आती है तो उसका कोर्ट पर, उसका केस पर
कितना प्रभाव पड़ता है और कंज्यूमर को कितना घबराने की आवश्यकता है। तो मिलेंगे हम फिर नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया है तो हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे एज इट इज, एज वी एक्सप्लेन्ड फर्दर विद द नेक्स्ट इशू। थैंक यू वेरी मच।